चलिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, बस खत्म, चैप्टर खत्म हो गया है। अब लास्ट में बस हमारे पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हमें समझने हैं कि क्वेश्चन देखो, एक्चुअली में आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। बात समझ आई? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है और उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आओ चलो, सबसे पहले आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 मई 2023 में आया था। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बायर ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोडक्ट, कह रहा है बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी कि एक इंडस्ट्री में जो बायर होते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के, कैन समटाइम एक्सर्ट कंसीडरेबल प्रेशर, कह रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, कंसीडरेबल प्रेशर डाल सकते हैं किस पे, कंपनी पे। सर किस चीज का प्रेशर? इन द लाइट ऑफ 5 फोर्सेस एज प्रोपोगेटेड बाय वो माइकल पॉटर ताऊ जी हमारे। एक्सप्लेन द फोर्स, यानी कि ये ताकत के बारे में समझाओ, फोर्स के बारे में समझाओ। ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन दिस लीवरेज इज एविडेंट, यानी ये जो लीवरेज है, ये जो बेनिफिट, जो सप्लाई कौन बायर, जो कि बायर है, वो कब ये बेनिफिट लेना पसंद करते हैं। मुझे बताओ, हमने 5 फोर्सेस पढ़े थे पॉटर ताऊ जी के, जिसमें से था क्या था, ये था बाइंग सॉरी, इसमें था हमारा जो फोर्स थे, एक तो हमारा उसका था, क्या कहते हैं, ये बार्गेनिंग पावर। क्या था इसमें? बार्गेनिंग पावर था। बार्गेनिंग पावर किसका था सर? बार्गेनिंग पावर था एक तो जिसको मैं बेच रहा हूं, यानी कि जिसको मैं बेच रहा हूं जो बायर है, और दूसरा जिससे मैं खरीद रहा हूं, जिससे मैं खरीद रहा हूं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि भैया अब किसकी बात हो रही है? बायर ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोडक्ट। किसकी बात हो रही है? बायर ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट। ठीक है, तो मुझे बताइए दोस्तों, बायर कौन है? सर बायर वो है जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो बायर है। तो कह रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो बायर है, उसका जो फोर्स है, जो पॉटर ताऊ जी ने बताया, उसके बारे में बताओ, और ये बताओ कि कब ये एविडेंट, यानी कि साफ साफ दिखाई देता है। चल, ये हमने पढ़ा था। आओ इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं कि क्या हमें एग्जाम में लिखना है, कैसे लिखना है। देखो, कह रहा है कि दिस पावर, पढ़ो मेरे साथ साथ, क्या कह रहा है? दिस इज अनदर फोर्स, कह रहे हैं ये एक और फोर्स है दैट इन्फ्लुएंस, किस चीज को इन्फ्लुएंस करती है सर? कॉम्पिटिटिव कंडीशन। तो द वर्ड इज, इंपॉर्टेंट वर्ड इज कॉम्पिटिटिव कंडीशन। यानी कि जब आप माइकल पॉटर ताऊ जी के कोई भी 5 फोर्सेस की बात करोगे, तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि जितनी भी फोर्सेस हैं वो किसके ऊपर है? कॉम्पिटिटिव कंडीशंस के ऊपर। किसके ऊपर है? किस चीज को इन्फ्लुएंस करती है? कॉम्पिटिटिव कंडीशन। किसकी? इंडस्ट्री की। कम ऑन, किसकी? इंडस्ट्री की। फिर कह रहा है कि दिस फोर्स बिकम्स हैवियर, कह रहे हैं ये फोर्स जो है बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, या बायर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? पॉसिबिलिटी ऑफ बायर। कम ऑन, व्हाट इज द वर्ड? पॉसिबिलिटी ऑफ बायर फॉर्मिंग ग्रुप, कि बायर क्या करें? बायर क्या करे? ग्रुप बना ले। तो यानी हमें जो वर्ड याद रखना है वो है सर बायर्स का ग्रुप। हमें जो वर्ड याद रखना है वो है बायर का ग्रुप। और क्या? कार्टल, यानी कि कार्टल वही होता है जो ग्रुप बना लिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है सर? कार्टल भी कहा जाता है। तो वो ये कह रहा है कि ये किसी भी इंडस्ट्री की कॉम्पिटेटिवनेस पे बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है अगर जो बायर है, कम ऑन, अगर जो बायर है वो क्या बना ले सर? ग्रुप बना ले, या क्या बना ले? कार्टल बना ले। ठीक है, किसके ऊपर इंपैक्ट होता है सर? इंडस्ट्री की। कम ऑन, इंडस्ट्री की कॉम्पिटेटिव कंडीशन, इंडस्ट्री की कॉम्पिटेटिव कंडीशन। फिर कह रहा है मोस्टली दिस इज अ फिनोमिनन सीन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कह रहे ये कहां देखा जाता है सर? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में देखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो आप खरीद रहे हो आगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, आप उसको सीधा सीधा कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीद रहे, या सीधा सीधा बेचने के लिए नहीं खरीद रहे। आप पहले वो खरीदोगे, उसको फिर आप फिनिश गुड्स में बनाओगे, फिर बाद में बेचोगे। यानी सिंपल सिंपल अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा कि सर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कम ऑन, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं फिनिश गुड्स बनाने में, तो वो रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। क्या होता है सर? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है सर? देखो, क्वाइट ऑफ्टन, often user of industrial product come together normally और इवन इनफॉर्मली एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर। कह रहा है कि जब इंडस्ट्री प्रोडक्ट वो खरीदते हैं तो वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, या वो क्या करते हैं? ग्रुप मेंटेन कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं अपना। ठीक है, यूजर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कम टुगेदर फॉर्मली, या तो फॉर्मली
अपना ग्रुप बना के आते हैं, यानी उन्होंने एक रजिस्टर्ड एंटिटी बना ली अपनी, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना लिया कि देखो हम ये सारे लोग हैं और हम ये सामान खरीदते हैं। एग्जाम्पल कहता हूं कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक शायद मेरे ख्याल से कार्बन की जरूरत पड़ती है, उसमें कार्बन ज्यादा डालते हैं लोहे के अंदर, तो वो स्टील के अंदर कन्वर्ट होता है। और या फिर वो कह सकता है कि इनफॉर्मली भी क्या कर सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं। और उससे क्या है सर, ग्रुप बनने के बाद वो प्रेशर डाल सकते हैं, कमॉन क्या डाल सकते हैं सर, प्रेशर डाल सकते हैं किस पे, प्रोड्यूसर पे। फिर कह रहा है द बार्गेनिंग, आगे पढ़िए, कह रहा है द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इन्फ्लुएंस नॉट ओनली प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूसर। कह रहा है इससे सिर्फ प्राइसेस ही इंपैक्ट नहीं होंगे, तो क्या इंपैक्ट होगा, कैन चेंज बट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितनी उसने कैपिटल लगा रखी है, जितनी उसने कैपिटल लगा रखी है उसकी कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है, इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर कह रहा है दिस इज बिकम पावरफुल, buyers usually bargain for better services which involve more investment on the part of producer। चलो एक बार दोबारा से पढ़ो क्या कह रहा है, दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि पावरफुल बायर जो होते हैं वो क्या करते हैं सर, बार्गेनिंग करते हैं ताकि उनको बेटर सर्विसेज मिल सके, विच इन्वॉल्व मोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अच्छी सर्विस अगर देना है तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर। यानी वो ये बता रहा है शुरू के अंदर कि भैया सबसे पहले तो ग्रुप बना के आ सकते हैं, ग्रुप फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। दूसरा उसने ये बताया कि देखो उसकी जो कॉस्ट है उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, जो उसके गुड्स या सर्विसेज जो वो दे रहा है उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा अगर बायर जो है क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। लेकिन कह रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, जिसको क्या लिखा है उसने, इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा है, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, इस पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो बायर है वो प्रेशराइज करेंगे कि अच्छी सर्विसेज या अच्छे टाइप के गुड्स हमें प्रोवाइड करो, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट दो ही तरीके से होगी, या तो अपना पैसा लगाओ, शेयर होल्डर का पैसा, या फिर बाहर से उधार ले लो, यानी डेट ले लो। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बायर ऑफ एन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन समटाइम एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फर्म। कह रहा है एग्जिस्टिंग फर्म पे कंसिडरेबल बढ़िया वाला प्रेशर डाल सकते हैं, किस लिए, प्राइसेस को कम करवाने के लिए, किस लिए, प्राइसेस को कम करवाने के लिए, या और बेटर सर्विसेज। ठीक है, तो दो चीजों की बात हुई, एक तो प्राइसेस कम और दूसरा बेटर सर्विसेज। कह रहा है ये जो लीवरेज है, यानी इसका जो बेनिफिट है, इस पर्टिकुलरली एविडेंट, ये कब दिखाई देता है, जब ये वाले पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, कितने पॉइंट है सर, 3 पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है, ये 3 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है बायर है फुल नॉलेज, सबसे पहले पॉइंट क्या है सर, फुल नॉलेज। बायर के पास क्या है सर, फुल नॉलेज है ऑफ द सोर्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप खरीद रहे हो या ले रहे हो, आपको उसकी फुल नॉलेज है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जब आप मोबाइल फोन लेने जाते हो तो आपके पास बजट है 15,000 20,000 का, आप उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखते हो कि मोबाइल फोन अंडर 20,000, मोबाइल फोन अंडर 15,000, बेटर कैमरा और बेटर परफॉर्मेंस, इसमें पबजी चलेगी नहीं चलेगी, कितना बेटर चलेगी, कितना अच्छा रेजोल्यूशन है, ये सारी की सारी चीजें आप क्या करते हो, पहले से ही चेक करके जाते हो। उस हिसाब से फिर आप बार्गेनिंग भी करते हो कि ऑनलाइन तो इतना का मिल रहा है, ऑफलाइन तो ये है, ये मॉडल पुराना हो चुका है, इसके साथ साथ ईयरबड्स भी दे दो, ऐसे करके। तो ये कब दिखाई देता है सब, जब बायर को, कम ऑन, जब बायर को क्या होगा, फुल नॉलेज होगा सोर्स की ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर सब्स्टिट्यूट। और वो ये, हाँ सब्स्टिट्यूट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि वो कहेगा कि देखो अगर इतने का देना तो दो, नहीं तो मैं दूसरा वाला ले लूंगा जो इससे सस्ता आ रहा है या इसी के रेट में आ रहा है लेकिन इससे बेटर है। 10 चैलेंजिंग द प्राइस बीइंग चार्ज बाय द प्रोड्यूसर, इससे क्या होगा सर, प्रोड्यूसर को अपना प्राइस हाँ कम करना पड़ सकता है। दूसरा, they spend a lot of money on the industry's product, that is they are big buyer। come on, क्या है वो, बिग बायर है, ऑब्वियस बात है सर, बिग बायर है या ग्रुप बना के आ जाएंगे, come on बिग बायर है या ग्रुप बना के आ जाएंगे, तो फिर हमें ना चाहते हुए भी उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में बेचने की वजह से, ज्यादा क्वांटिटी में बेचने की वजह से वॉल्यूम में कमा लेंगे। दिस इज अ पोजिशन ऑफ डिमांड फेवरेबल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि भाई हमारी डिमांड हमारी बनी रहे, इस वजह से हम उसको सस्ते में भी दे देंगे। पॉइंट नंबर 3,
द इंडस्ट्री प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है वो इतना क्रिटिकल नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, या मैं सिंपल बात कहूं कि बायर इतने नहीं है, गिने चुने ही बायर हैं। कम ऑन, क्या है, गिने चुने बायर हैं, और बायर अपनी इस ताकत का लीवरेज, फायदा उठाता है। बायर नीड्स एंड बायर आर मोर कंसंट्रेटेड देन फर्म्स, ठीक है। सप्लाइंग द प्रोडक्ट दे कैन इजिली स्विच टू सब्सटीट्यूट अवेलेबल, यानी कि बायर बहुत कम है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल है, तो हमें कम प्राइस में भी उसको देना पड़ सकता है। बायर कॉम्पिटिटिव, यानी इंडस्ट्री के कॉम्पिटिशन में बायर क्या करेगा, अपना प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर का लीवरेज, फायदा उठाएगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसके बायर बहुत कम है, लेकिन सब्सटीट्यूट इसके मिल जाते हैं। यूनिक इतना भी नहीं है कि सब्सटीट्यूट ना मिले, सिंपल है, बायर कम है, और बायर अगर ये कहेगा देना तो दो, नहीं तो मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा, तो उस केस में हमें उसको क्या देना पड़ेगा सर, डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। सो डोंट राइट द वर्ड डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट कहीं भी नहीं लिखा हुआ, आप ये लिख सकते हो, इन दैट केस द प्रोड्यूसर हैव टू लोअर द प्राइसेस फॉर बायर्स, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। मुझे बताओ क्या आपको ये समझ आ गया। अब एक बात मेरी ध्यान रखना, जो भी मैं आपको करा रहा हूं ये घर पे आपको जरूर जरूर से रीड करना है, और रीड करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्लेन रीडिंग करके आ गए, नहीं, प्लेन रीडिंग नहीं करनी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप वर्ड्स देखो, अच्छा ये वर्ड है, एक्सर्ट प्रेशर लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंसेस इन कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ऐसे वर्ड आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, बार बार पढ़ के, ठीक है, बार बार पढ़ के आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, क्योंकि इन वर्ड्स को लिख के ही आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दिसंबर 2021 में आया था, 5 नंबर का, सारे 5 नंबर के हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स पूछ रहा है, विच डिटरमाइन नेचर ऑफ राइवलरी इन एन इंडस्ट्री। कह रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है सर, एग्जिस्टिंग जो फर्म्स होती है उनकी राइवलरी चल रही होती है। हमने पढ़ा था सर कोक और पेप्सी, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनकी आपस में राइवलरी यानी कि लड़ाइयां चल रही होती हैं, जैसे कि बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है जिनकी आपस में राइवलरी चलती है, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे एप्पल है, सैमसंग है, इनकी राइवलरी चलती है। तो कह रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्या, नेचर ऑफ राइवलरी, यानी उनका राइवलरी का नेचर क्या है। आओ चलो पढ़ते हैं। कह रहा था इंटेंसिटी, यानी कितनी ज्यादा या कितनी कम, क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी, कितनी भारी है या कितनी हल्की दुश्मनी है, इन एन इंडस्ट्री इज सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। चलो कम ऑन, व्हाट इज द वर्ड, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये वर्ड हमें या ये लाइन हमें प्रॉपर लिखनी पड़ेगी, तीनों वर्ड, कि भाई वो कह रहा है नेचर ऑफ राइवलरी। सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि सर नेचर ऑफ राइवलरी जानना इसलिए जरूरी है, उसकी इंटेंसिटी, गंभीरता जानना इसलिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस, कम ऑन, इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करता है सर, डिटरमिनेंट करता है, डिटरमाइन करता है। तो ये हमें पहले समझाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है सीधा आप यहाँ पॉइंट से लिख दो, आपको पहले कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे समझाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसको पता तो चले एग्जामिनर को कि आपने चीजें समझ ली है। द इंटेंसिटी, यानी कि कितनी ज्यादा गहरी दुश्मनी है, राइवलरी कैन इन्फ्लुएंस, अच्छा दूसरी चीज क्या बताया उसने सर, इससे कॉस्ट भी इन्फ्लुएंस होगी, किसकी, सप्लायर की, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, और कस्टमर्स भी दस कैन डायरेक्टली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये बता रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा सर, देखो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं तो कॉस्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा, हो सकता है कोई अपनी कॉस्ट को बहुत कम करने में लग जाए, या सप्लायर जो है उसके, सप्लायर से बात करें, कॉस्ट ऑफ सप्लायर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होगा, अट्रैक्टिंग कस्टमर यानी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग, जिससे डायरेक्टली अफेक्ट होगा कंपनी के प्रॉफिट्स पे। सीधी बात है, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। द मोर इंटेंसिव ऑफ द राइवलरी, यानी कि अगर राइवलरी जो है, यानी कि अगर दुश्मनी जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर है, इंटेंसिव है, द लेस अट्रैक्टिव द इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे सब लोग लड़ने में लगे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो ये वाली इंडस्ट्री है आपकी एयरलाइंस की, यहाँ पे सब लोग झगड़ने में लगे हुए हैं कि कस्टमर मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, डिस्काउंट देते हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो ऐसी जो इंडस्ट्री होती है वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती।
फिर भी स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी ने अकाशा एयरलाइंस को खोला। मतलब मैं भी ये सोच रहा था जब उन्होंने अकाशा एयरलाइंस के खोलने की बात करी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा पैसा तो बहुत है इनके पास, तो ये ऐसी बिल्कुल एकदम, मतलब जो आज के टाइम पे ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ प्रॉफिट कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है, और आप कह सकते हैं लीस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, वहां पे टाटा जी ने भी पैसा लगाया, वहां राकेश झुनझुनवाला जी ने भी पैसा लगाया। तो मुझे लगा यार ये लोग जो है ना कुछ अलग ही खेल खेलते हैं, मतलब इनका दिमाग अलग लेवल पे चलता है। हम तो ये सब पढ़ते हैं कि ये है वो है, लेकिन इनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, इनको पता है क्या करना है। ठीक है, अच्छा आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर टेंड्स टू बी कट थ्रोट एंड एन इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल इज लो व्हेन। अब आपको बताना है कि भैया कब कट थ्रोट और कब कहा जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कम है, इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है, जब ये सब होगा। सबसे पहले एन इंडस्ट्री हैज नो क्लियर लीडर, कोई भी क्लियर लीडर नहीं है, देयरफॉर कॉन्टिन्यूस वॉर चल रही है लीडर बनने के लिए, जैसे कोक और पेप्सी में या सैमसंग एप्पल में चलती रहती है। कॉम्पिटिटर इन द इंडस्ट्री आर न्यूमरस, कॉम्पिटिटर्स ही बहुत सारे हमारे पास, Xiaomi है, एप्पल है, वीवो है, ओप्पो है, और सैमसंग है, और भी बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी है, लावा, लावा तो खत्म हो गया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स ऑपरेट इन हाई फिक्स कॉस्ट, जैसे कि एयरलाइंस में कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। दस एमिंग फॉर बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद मोर फियर टैक्टिक्स, तो क्या करते हैं वो, अलग अलग टैक्टिक्स निकालते हैं। अच्छा, अभी ये भी बात चल रही है एयरलाइंस की कि जो कम टाइम की एयरलाइंस है, जैसे कि 1 घंटा 2 घंटे की अगर किसी की ट्रैवल जर्नी है, तो वो सोच रहे हैं कि हम एक काम करें कि हम प्लेन को ऐसे डिजाइन करें कि जहां पे लोग खड़े होके जा सके, जिससे क्या है टिकट का प्राइस कम कर देंगे, कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। समझो कि सीट्स जो है उनको कम कर दिया जाएगा, खड़े होने की जगह ज्यादा हो जाएगी, तो 2 घंटे जो खड़े होके जा सकता है वो उसके लिए टिकट प्राइस हो जाएगा कम, खड़े होके अपने चले जाओ आराम से। बताओ बात समझ आई? तो ऐसे भी बात अभी चल रही है, भाई कुछ ना कुछ तो उनको टैक्टिक्स निकालनी पड़ेगी ना प्रॉफिट कमाने के लिए। फिर कह रहा है कॉम्पिटिटर फेस हाई एग्जिट बैरियर, एग्जिट बैरियर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप चाह के भी बाहर नहीं निकाल सकते, एंड देयरफॉर कंटिन्यू टू फाइट फॉर मार्केट शेयर, और आपको मार्केट शेयर पे काम करना पड़ेगा, जैसे अभी वोडाफोन के साथ हो रहा है। वोडाफोन चाहता तो है कि भाई हम और कमाएं, लेकिन वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा। ठीक है, अच्छा उसके बाद कॉम्पिटेटिव competitors have little opportunity to differentiate their offering, उनके जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा। सीधे एयरलाइंस में भाई आप एयर इंडिया में जाओ, इंडिगो में जाओ, विस्तारा में जाओ, ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ आपकी हॉस्पिटैलिटी का, खाने का फर्क होता है, लेकिन लगभग 80 to 90% चीजें सेम रहती हैं। हाँ, अगर लंबी जर्नी है तो होता है कि भाई आपको लंबी जर्नी है, 20 घंटे यूएस जाना है, कनाडा जाना है, लंबी जर्नी है 15 घंटे की, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छी एयरलाइंस हो, कंफर्टेबल हो। फिर कह रहा है द इंडस्ट्री फेसेस स्लो और डिमिनिश्ड ग्रोथ, यानी इंडस्ट्री जो है वो डिमिनिश हो रही है, ग्रोथ उसकी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको सही तरीके से लिखने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जुलाई 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, जब आप इसको रीड करोगे तो रीड करने का मतलब है क्वेश्चन को भी रीड करो अच्छे से, और आंसर के पॉइंट्स तो आपको पता होने ही चाहिए। फिर कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप इज इंपॉर्टेंट, देखो ये हमने पढ़ा था, अभी कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप की बात आ गई। कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप सर हमने दंगल की कहानी से समझा था, हाँ वो ये, टू बिल्ड अपॉन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, भाई कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप एनालिसिस आप करोगे, इससे आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में जा सकते हो, तो उसके बारे में बताना है बस। कितना सिंपल, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस। कम ऑन, क्या है ये, हम बिजनेस को एनालाइज करेंगे, कॉम्पिटिटर के बिजनेस को एनालाइज करेंगे, अपने आप को भी एनालाइज करेंगे। विच आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स, आइदर डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है मतलब मेरे जैसा प्रोडक्ट बना रहा है, इनडायरेक्ट मतलब मेरे जैसा सब्सटीट्यूट बेच रहा है। फिर कह रहा है कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स, and at the same time it permits the comprehension of their vision, mission, core value, niche market, strength and weakness। क्या कहना चाह रहा है, एक बार दोबारा पढ़ो मेरे साथ साथ। कह रहा है कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप में क्या है, हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉम्पिटिटर को, ये तो हमारा पॉइंट था ही, अंडरस्टैंड भी करेंगे कॉम्पिटिटर को, उसके बाद कह रहा है सेम टाइम पे परमिट करेंगे कॉम्प्रीहेंशन, यानी अपने आप को देखेंगे कि हमारा विजन क्या है, मिशन, मतलब एक्चुअली में हम अपनी वीकनेस चेक कर रहे हैं, विजन, मिशन, हमारी कोर वैल्यूज, हमारी नीश मार्केट क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है,
ये सारी चीजें हम कॉम्पिटिटर की भी देखेंगे, अपनी भी देखेंगे। फिर कह रहा है कि इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, क्या कह रहा है, कम ऑन, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ फर्म्स कंपटीशन ऑलवेज, सॉरी, अलाउज इट टू असेस द कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ। इससे हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, वीकनेस पता कर सकते हैं इन द मार्केट प्लेस, एंड हेल्प्स इट टू चूज एंड इंप्लीमेंट इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, जिससे हम अपनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जिससे इंप्रूव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कम ऑन, क्या इंप्रूव होगा सर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कौन कौन से स्टेप्स थे याद करो जरा, हमने दंगल कहानी की बात करी थी, आओ जरा पढ़ते हैं। स्टेप टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप फॉर बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं, कम ऑन, कौन कौन से हमें स्टेप्स लेने हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स थे जरा याद करके बताओ। सर स्टेप्स थे, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते थे ना, हमें लड़ना किससे है, हाँ, तो सबसे पहले था आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज टू आइडेंटिफाई the competitors in the firm's industry and have actual data। एक तो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक्चुअल डेटा होना चाहिए अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर, कि उनका मार्केट शेयर कितना है, यानी कंज्यूमर कितने ज्यादा होल्ड कर रखे हैं उन्होंने। फिर कह रहा है कि अंडरस्टैंड, नेक्स्ट है कह रहा कि अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, की कॉम्पिटिटर्स को अब अंडरस्टैंड करो। पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया लड़ना किससे है, अब अंडरस्टैंड करो कि भाई वो लड़ता कैसे है। वंस द कॉम्पिटिटर हैव बीन आइडेंटिफाइड, द स्ट्रेटेजिस्ट, यानी जो स्ट्रेटेजी बना रहा है मैनेजमेंट, कैन यूज, अच्छा उसको कहां से मिलेगी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए नॉलेज, या मैं कहूं डेटा कहां से मिलेगा, सर मार्केट रिसर्च रिपोर्ट पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। इंटरनेट, सर हम हर चीज इंटरनेट से हमें मिल जाती है, न्यूज़पेपर से भी कुछ मिलता है, सोशल मीडिया पे तो हम लगे ही रहते हैं, हमारे तो सर सारा ज्ञान ही सोशल मीडिया से आता है। इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स एंड वेरियस अदर सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय देम इन डिफरेंट मार्केट्स। मुझे बताओ बात समझ आई। तीसरा पॉइंट क्या है सर, तीसरा पॉइंट था अब डिटरमाइन करो उनकी स्ट्रेंथ। क्या करो सर, डिटरमाइन करो उनकी स्ट्रेंथ, यानी हम चेक करेंगे कि भैया कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों। तो पहले स्ट्रेंथ हो गई कॉम्पिटिटर की, कि एक्चुअली में ताकत क्या है उसकी, किस बेस पे इतना उसने मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, क्या कर रहा है ऐसा, एप्पल ऐसा क्या करता है भाई, एप्पल के प्रोडक्ट इतने प्रीमियम कैसे हैं, कैसे लोग, मतलब क्या पागल बना रखा उसने लोगों को कि एप्पल 15 और 16 लगभग एक जैसे हैं, हार्डली 10% का फर्क है, फिर भी लोग लगे पड़े हैं, सुबह से लगे पड़े हैं, रात से लगे पड़े हैं, दूर दूर से आ रहे हैं कि नहीं हमें तो एप्पल स्टोर पे जाके जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन फोन खरीदना है। तो क्या है सर, क्या स्ट्रेंथ है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर्स, व्हाट डू दे डू वेल, क्या अच्छा करते हैं, कैमरा अच्छा बना रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं, सिस्टम अच्छा है, क्या है ऐसा। फिर कह रहे हैं डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट, क्या बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। डू दे यूटिलाइज मार्केट इन द वे दैट कंपैरेटिवली रीचेज आउट मोर कंज्यूमर, क्या वो ऐसे मार्केट को यूटिलाइज मार्केटिंग कर रहे हैं कि जिससे कंज्यूमर ज्यादा उनके पास आते हैं। वाई डू कस्टमर गिव देम बिजनेस, कस्टमर उनको क्यों खरीद रहे हैं, बिजनेस क्यों दे रहे हैं। तो स्ट्रेंथ हो गया। अब वीकनेस, क्या, अब वीकनेस को डिटरमाइन करेंगे कि क्या उनकी कमजोरियां हैं। वीकनेस एंड स्ट्रेंथ कैन बी आइडेंटिफाई बाय गोइंग थ्रू कंज्यूमर रिपोर्ट। क्या पढ़ो इसके लिए सर, कंज्यूमर रिपोर्ट, यानी कि कंज्यूमर रिपोर्ट हो गए, फीडबैक हो गया, रिव्यू, सोशल मीडिया पे सर वेरियस मीडियाज पे रिव्यूज आते हैं, गूगल रिव्यूज पढ़ते हैं। अब हम किसी भी होटल में चेक इन करने से पहले, जाने से पहले, बुक करने से पहले उसके रिव्यूज पढ़ते हैं। आफ्टर ऑल कंज्यूमर आर ऑफन विलिंग टू गिव देयर ओपिनियन, स्पेशली when the product or services are either great or very poor, यानी कि ओपिनियन तब देते हैं जब उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कस्टमर को या बहुत ही बुरा लगता है। तो ये रिव्यू से आपको क्या मिल जाएगा सर, आपको वीकनेस पता चल जाएगी। अब सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लो, यानी पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर, सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर लो सर, इकट्ठा कर लो। एट दिस स्टेज द स्ट्रेटेजिस्ट शुड पुट टुगेदर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स एंड ड्रॉ इन्फेरेंस व्हाट दे आर नॉट ऑफरिंग, और अब देखो कि क्या वो ऑफर नहीं कर पा रहे। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली रैपिडो ने टक्कर ली है जोमैटो और स्विगी से। रैपिडो ने अपना एक अलग ही प्लान बनाया है। रैपिडो ने देखो, जोमैटो स्विगी क्या कर रहे हैं, जोमैटो और स्विगी
आपसे भी पैसा लेते हैं डिलीवरी चार्जेस के नाम का, और रेस्टोरेंट से भी पैसा लेते हैं। एक्चुअली में अब जोमेटो और स्विगी जो है, जो डिलीवरी ऐप के नाम से था, अब वो डिलीवरी ऐप नहीं रहा है। अब वो क्या हो गया है, वो हो गया है एक तरह से लिस्टिंग हो गई है। जैसे जस्ट डायल हो गया या येलो बुक्स होती हैं, सुलेखा है, ये लिस्टिंग हो गई है कि भैया हम आपके रेस्टोरेंट को लिस्ट करेंगे। अब लोग हमारे एप्लीकेशन यूज करते हैं। अब वो जब खाना ऑर्डर करेंगे ना, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो आप भी वहां दिखाई दोगे। तो आप दिखाई दोगे, इस वजह से लोग आपके रेस्टोरेंट से खाना मंगाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप रेस्टोरेंट को रजिस्टर करो, अब लोग डिलीवरी ऑनलाइन करना चाहते हैं इसलिए वो हमसे मंगा रहे हैं, नहीं। अब वो लिस्टिंग ऐप बन चुकी है दोनों की दोनों। रैपिडो ने उसको चेंज करा। रैपिडो कह रहा है नहीं, हम दोबारा उसी सोच पे जाएंगे जिस सोच पे स्विगी जोमेटो शुरू हुए थे। हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट को कहेंगे देखो हम आपके यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर आएंगे और हम उसको डिलीवर करेंगे, डिलीवरी चार्जेस अपने लेंगे, हम रेस्टोरेंट से कुछ भी नहीं कमाएंगे। ऐसा करके उसने क्या करा है, एक नया ऑफर, या कहूं उसने वीकनेस पकड़ी मार्केट में, ये वीकनेस है। बात समझ आई? एंड व्हाट द फर्म कैन डू टू फिल देयर गैप, ये गैप था। अब बताओ इससे क्या होगा। अब क्या होता था, बात समझो। जैसे कि कोई भी आइटम आपने देखा होगा, बहुत जगह फील भी करा होगा आपने, कि रेस्टोरेंट में कोई भी आइटम अगर 200 रुपए की है, तो वही आइटम जोमेटो पे कितने की आती थी, लेट सपोज 250 रुपए की। अब आप सोचते थे कि भैया वहां खाने जाए या वहां पैक भी करा लें तो भी 200 रुपए की है, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट जोमेटो पे उसने जब अपना मेन्यू डाल रखा है, वहां रेट बढ़ा रखे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसमें से कुछ पैसे, लगभग 50 रुपए तो जोमेटो ले जाएगा, तो वो एक्चुअल में रेस्टोरेंट वाले को तो मिल ही 200 रुपए रहे हैं। रेस्टोरेंट वाले को तो मिल ही 200 रुपए रहे हैं, बाकी 50 किसको जा रहे हैं, जोमेटो को। यानी हम जोमेटो को किस चीज के पैसे दे रहे हैं, हम दो चीजों के पैसे दे रहे हैं। एक तो इनडायरेक्टली दे रहे हैं 50 रुपए, जो कि हम सोच रहे हैं हम रेस्टोरेंट को दे रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वो पैसा जोमेटो को दे देगा। दूसरा, डिलीवरी चार्जेस हम अलग से पे करते हैं। फिर उस चार्जेस पे, समझो उस चार्जेस पे, उन चार्जेस पे जीएसटी भी पे होता है। और दूसरा, उस खाने के ऊपर भी जीएसटी लगता है, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन उस रेस्टोरेंट ओनर ने ले भी नहीं रखा। मतलब अगर इसका आप सिस्टम देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा यार सीधा सीधा हमें लूटने के लिए बैठे हुए हैं, तो ठीक है। हाँ, पर अब ऐसे ये क्या करें। आओ चलो, कह रहे द स्ट्रेटेजिस्ट कैन ऑल्सो नो द एरियाज विच नीड टू बी स्ट्रेंथन बाय द फर्म। मुझे बताओ कि आपको सारी बातें, सारे पॉइंट समझ आए? ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2021 में आया था, इसी वजह से कोविड वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहे देर आर मैनी, इंस्टीट्यूट भी देखो कितना मतलब अपडेट रहता है कि भैया कोविड के टाइम पे कोविड के क्वेश्चन पूछो। ऐसे ही कॉस्टिंग में मास्क के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। कह रहा देर आर मैनी कंपनीज इन द मार्केट ऑफरिंग कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन अलग अलग लोग जो है वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। कह रहे एनालाइज द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। कह रहे कि जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हमने पढ़ा था, जो कि पॉटर ताऊ जी ने बताया था, उसके ऊपर बताओ कि भाई अगर ऐसा होता है तो कोविड-19 की वैक्सीन से जो एग्जिस्टिंग है उनके ऊपर क्या होगा सर, एग्जिस्टिंग वाले हैं उनके ऊपर दिक्कत आ सकती है। तो ये वो पूछ रहा है। कह रहा है कि आइए मेरे साथ साथ आंसर पढ़ते हैं। देयर आर 3 कंपनीज ऑफरिंग वैक्सीन कोविड-19 इन इंडिया एंड द 4th कंपनी इज अवेटिंग अप्रूवल फॉर अथॉरिटीज। ये तो एक्चुअली में एक्चुअल कंडीशन है कि 3 जो ऑफर कर रही थी और एक अप्रूवल के लिए बैठे थे। दिस प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखो वैक्सीन बनाना इतना आसान काम नहीं है, इस पे बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उसके बाद टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाके इसको अप्रूव करा जाता है। तो इतना इजी प्रोसेस नहीं है। एंड हेंस नॉट एवरी एग्जिस्टिंग फार्मा कंपनी इज लाइकली टू गेट इनटू कंपटीशन। इसी वजह से सारी फार्मा कंपनी, ऐसा नहीं है कि सब के सब वैक्सीन बनाने में लग जाएंगे, तो बहुत ही कम लोग थे जो इसमें घुसे थे। ठीक है, However, once approved for use, the entire world is the target। लेकिन अगर वो ऐसी वैक्सीन बना लेते हैं तो उनकी मार्केट पूरी दुनिया हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कोविड जो है पूरी दुनिया में फैल रहा था। दिस वुड लीड टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इससे क्या है सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी आप वॉल्यूम में कमा लोगे, खर्चा बहुत ज्यादा है लेकिन आपकी मार्केट इतनी बड़ी होगी कि आप लोगों को सस्ता भी बेचोगे तो भी बहुत ज्यादा कमा लोगे। हेल्पिंग द कंपनी to recover the investment made. The product differentiation is in terms of low
आफ्टर इफेक्ट ऑफ वैक्सीन, यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि सारी वैक्सीन जो है कोविड 19 की है, कोरोना की वैक्सीन हैं, लेकिन आपकी वैक्सीन ज्यादा बेटर क्यों है, क्योंकि सर वो देखा जाएगा कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो रहा है। जैसे आपको पता है बहुत सारे लोगों ने जब वैक्सीन ली थी तो कहीं लोगों को बीमार हो गए थे, कहीं लोगों को बुखार हो गया था। जब भी हम वैक्सीन लेते हैं तो एक्चुअली होता ही है ऐसा। तो कह रहा है कि अगर उसके आफ्टर इफेक्ट्स कम आ रहे हैं तो उसका मतलब आपकी वैक्सीन जो है एक तो प्रिवेंट कर रही है बीमारी, दूसरा उस पर्सन को ज्यादा बीमार भी नहीं कर रही है, मतलब उसके आफ्टर इफेक्ट्स अच्छे हैं, कम है। और उसके साथ साथ भाई उस वैक्सीन की, उस दवाई की इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन इन कंट्रोलिंग कोविड 19। फिर कह रहा है कि ब्रांड आइडेंटिटी इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट विद पीपल प्रेफरिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स कंपेयर टू होम ग्रोन कंपनी। आपको पता होगा बहुत सारे लोग जो थे कोविड 19 के टाइम पे चाहते थे कि हमें स्पुतनिक लग जाए, स्पुतनिक जो उसकी थी रशिया की, या फिर जो पेसिफायर नहीं, यानी क्या, यूएस की भी जो कंपनी थी, नाम भूल गया मैं उसका ज्यादा, तो वो चाहते थे कि भाई यूएस की कंपनी या रशिया की कंपनी की वैक्सीन लग जाए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो ज्यादा बेटर है। कोवैक्सीन और दूसरी जो थी, नाम भूल गया मैं, जो भी थी हमारी, उनको वो सोचते थे कि इससे बढ़िया तो ये लगवा ले। फिर कह रहे हैं फैक्टर्स लाइक स्विचिंग कॉस्ट, access to distribution channels and possibility of aggressive retaliation do not apply to present government across the world are controlling these factors and the vaccine has not entered the phase of free कंपटीशन। यानी कि क्या था सर, देखिए कि फैक्टर जैसे कि कॉस्ट को स्विच करना, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस और पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिवनेस रिटेलिएशन, मतलब उसको महंगा बेचना या दूसरी कंपनीज को बंद करवाना, डू नॉट अप्लाई टू द प्रेजेंट, क्योंकि ये हमारे उस टाइम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अक्रॉस द वर्ल्ड क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी इन सारे फैक्टर्स को। बताओ समझ आया? तो कोविड 19 के ऊपर ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आने का चांसेस कम है, मतलब सीधा कोविड 19 पे नहीं आएगा, वो न्यू एंट्रेंट्स के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मई 5 में और नवंबर 20 में आ चुका है ये। कह रहा है इलेबोरेट द रीजंस नेसेसरी फॉर द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपनी। यानी सिंपल बात है कि भाई कोई भी कंपनी ग्लोबलाइजेशन पे क्यों जा रही है, या मैं कहूं मल्टीनेशनल कंपनी क्यों बन रही है। तो क्वेश्चन है व्हाई कंपनीज शुड गो ग्लोबल, मेंशन एनी 5 रीजन। तो ये आपके पेज नंबर 53 पे लिखा हुआ है क्वेश्चन का आंसर। हाँ, लिखा हुआ है पेज नंबर 53 पे। आओ जरा चेक करते हैं सर, पेज नंबर 53, 53 ये क्वेश्चन, व्हाई डू बिजनेस गो ग्लोबल, और रीजन व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल, और रीजन द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। उसने आपसे 5 पॉइंट पूछे हैं, तो ये 1 2 3 4 5, ये सारे 5 पॉइंट, या बाकी भी पढ़ लेना, 5 के ऐसे सारे पॉइंट पढ़ लेना 8 तक। ये सारे के सारे आप रीड करना अपने आप से, इसी वजह से मैंने उसका आंसर नहीं दिया हुआ, ये आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, रीड एंड राइट, लिखना भी है योरसेल्फ, अपने आप लिखना। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 नवंबर 2016 में आया था। कह रहा स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर स्पेसिफिक टू अ ग्लोबल कंपनी, यानी कि सिर्फ ग्लोबल कंपनी पे कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं। सर सबसे पहले मल्टीनेशनल या ग्लोबल कंपनी हमें पता है, वैसे तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन पेज नंबर कहां पर है सर, 52 में। कहां पर है सर, पेज नंबर 52 में, तो ये आपको वहां से पढ़ना है। लेकिन उसके जो 3 फैक्टर है, क्या है सर, सबसे पहले तो कि कंपनी अगर मल्टीनेशनल है तो उसका हेड ऑफिस एक जगह होता है, तो यूनिट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, हेड ऑफिस एक जगह है, और क्या होता है सर, अलग अलग जगह पे उसकी कंपनीज या सब्सिडरीज या ब्रांचेस होती है। दूसरा, जो मेन कंपनी हेड ऑफिस है वो ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, कैपिटल प्रोवाइड करती है, और नो हाउ प्रोवाइड करती है, यहाँ तक कि इंप्लॉइज भी प्रोवाइड करती है, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, यानी रिसोर्सेज देती है। और सब जो कंपनीज हैं, जितनी भी वर्ल्ड में कंपनीज हैं, उसकी सब्सिडरीज हैं, ब्रांचेज हैं, उनका गोल जो है, स्ट्रेटेजी और ग्लोबल टीम एक ही होती है, या मैं कहूं उनका हेड ऑफिस जो है, पेरेंट कंपनी है, उसका जो ओनर सीईओ है वो उनका लीडर रहेगा। बात समझ आई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 जनवरी 2025 में आया था, पढ़ो जरा क्या लिखा है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट किसकी बात कर रहा है सर, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव। इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है वो एक्सपेंसिव है एंड चैलेंजिंग है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट। कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सच स्ट्रेटेजिक प्लानिंग।
बताओ समझ आया। और हम कह सकते हैं कि डेवलपिंग इंटरनेशनल एक्सपेंसिव है या चैलेंजिंग है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के एक्चुअली में समझना पड़ेगा सही तरीके से क्या पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या है सर, एक्सपेंसिव है और चैलेंजिंग है, ये वो पूछना चाहता है। तो अगर कोई भी कंपनी, हमने पढ़ा था सर, कोई भी कंपनी अगर ग्लोबलाइजेशन पे जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, तो एक तो वो एक्सपेंसिव होगा, ऑब्वियस बात है भैया, बहुत एक्सपेंसिव होगा। दूसरा चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि अब आप ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन में जा रहे हो। तो वो पूछ रहा है कि इसको समझाओ थोड़ा सा, तो भाई समझा देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। कह रहा है इंटरनेशनलाइजेशन, कम ऑन, क्या लिखा है सर, इंटरनेशनलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन हैज बिकम पिवटल ट्रेंड, पिवटल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर बिजनेसेस एमिंग टू एनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि कंपनी अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। अच्छा, आपको पता है हल्दीराम भी इंटरनेशनल हो चुका है, हल्दीराम जो है, हल्दीराम भुजिया, वो भी इंटरनेशनल हो चुका है। उसको किसी कोई कंपनी है इंटरनेशनली, उसने उसके बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लिए हैं। तो कह रहा है कि अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एंड एक्सेस चीपर रिसोर्सेस, और जैसे एप्पल अपने आईफोन इंडिया में बना रहे हैं क्योंकि उसको वहां रिसोर्सेस मतलब लेबर सस्ती मिल रही है, तो ये भी रीजन है। तो मतलब क्या है कि उसको कुछ सस्ता भी पड़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। इट अलाउज कंपनी टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स, और नए मार्केट हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब सस्ता बना के महंगा बेचो, ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड प्रोलॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और अपनी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो कि सेचुरेशन पे जाके जब डाउन हो जाएगी, तो सेचुरेशन को हम लंबा खींच के लेके जा सकते हैं। However, the process of internationalization is complex due to additional variable। तो हमने क्या बताया सर कि उसने ये पूछा कि क्या है सर, एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा चैलेंजिंग, उसने ये पूछा हमसे। तो हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि देखो, अगर आप इंटरनेशनलाइजेशन पे जा रहे हो, तो एक तो आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, आपको आपको चीपर रिसोर्सेज मिलेंगे, नए आपको कंज्यूमर मिलेंगे, नए मार्केट में जा सकते हो, अचीव कर सकते हो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपना प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसको प्रोलॉन्ग बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर प्रोसेस क्या है इसका सर, कॉम्प्लेक्स, और क्या है एडिशनल वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू एडिशनल वेरिएबल एंड लिंकेजेस दैट डिफर फ्रॉम डोमेस्टिक ऑपरेशंस, और कुछ ऐसी चीजें जो कि डोमेस्टिक यानी घरेलू जो आपकी कंपनी है इंडिया के, जो इंडिया से डिफरेंट ऑपरेशंस हो जाते हैं। टू नेविगेट दिस कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस शुड अडॉप्ट अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तरीके से जाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बना के जानी पड़ेगी टू इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। द स्टेप्स इन्वॉल्व इंक्लूड, यानी आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे क्या लिखा है देखो, सबसे पहले कह रहे इवेल्युएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी कि देखो, जब आप अपनी होम कंट्री में भी शुरू में काम करते हो, तो आप अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की बात करते हो। अब आप जब ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हो, तो ग्लोबल यानी इंटरनेशनली क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स आपको मिल सकते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि बिजनेस मस्ट असेस, यानी आपको असेस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि क्या ग्लोबल मार्केट की पोटेंशियल है। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स while aligning them with internal capabilities, और अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज को उसके साथ जोड़ के अलाइन करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि आपका ऑपरेशंस का क्या लेवल है, क्या स्कोप है आपका। क्लियरली डिफाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द फर्म्स इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज, यानी किस लेवल पे जा रहे हो इंटरनेशनली, सिर्फ आप क्या 2-3 कंट्री में खोल रहे हो, या बहुत बड़े लेवल पे खोल रहे हो, या सिर्फ यूरोप में जा रहे हो, या सिर्फ एशिया में फैलना चाहते हो, कहां पे बेचना चाह रहे हो, तो ये आपका स्कोप पता होना चाहिए। इज क्रूशियल फॉर फोकस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। तीसरा है सर क्रिएट ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव अब ग्लोबल होना चाहिए। तो इस्टेब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हेल्प गाइड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एफर्ट्स, यानी जब गोल क्लियर होगा कि भाई इंटरनेशनली जितने भी हमारे वर्कर हैं, जितने भी लोग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, गोल सबका एक ही रहेगा। ठीक है, और अलाइन होगा विद ओवरऑल मिशन, हमारे जो मिशन है करंटली हम जो कर रहे हैं उससे अलाइन, जुड़ते हुए हम चलेंगे। लास्ट पॉइंट है डेवलप डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज, यानी कि आपकी अलग अलग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज होगी। Formulating specific strategies tailored for global operations ensure that the organization can effectively compete in diverse market। ये बात दोबारा पढ़ो, formulating specific strategies
टेलर्ड फॉर ग्लोबल ऑपरेशंस, यानी कि आप स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाओगे, एक तो आपकी मेन स्ट्रेटेजी है ही, लेकिन एक स्ट्रेटेजी और बनाओगे जो सिर्फ आपकी ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए होगी, ठीक है। तो कह रहा है these steps facilitate identification of market and opportunities and the formulation of effective global strategies, enabling businesses to thrive in the international arena despite of inherent challenges and cost associated with such expansion। मुझे बताओ क्या आपको बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यश इज प्लानिंग टू लॉन्च हिज न्यू टेक स्टार्टअप, यानी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। ही इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, यानी कि अपनी ही कंट्री में बेचेगा और अलग अलग लोकेशंस पे जाने की सोच रहा है, बेचने की सोच रहा है। टू इस्टेब्लिश हिज कंपनी इन द राइट बिजनेस एनवायरमेंट। वन ऑप्शन, यानी एक ऑप्शन उसने सोचा, इज द सिटी ऑफ बेंगलुरु। क्यों ना बेंगलुरु में खोला जाए, बेंगलुरु जो है टेक हब है, जिसको इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, लिखा भी है देखो, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है बेंगलुरु को? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे पढ़ो। विद एन एंगेजिंग नेटवर्क, कह रहा है कि क्या करेगा वो? विद एन एंगेजिंग नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी एक नेटवर्क बनाएगा, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर, एडवाइजर एंड मेंटोर्स, ठीक है। फिर कह रहा है कपल्ड विद वेरियस सब्सिडीज, और कह रहा है कि इसके साथ सब्सिडीज भी होगी फॉर न्यू वेंचर्स, और टैक्स बेनिफिट भी उसको मिल जाएगा। बेंगलुरु माइट बी एन आइडल चॉइस, कह रहे बेंगलुरु उसके लिए एकदम सही चॉइस होगी फॉर यश टू इस्टेब्लिश हिज कंपनी एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। डिफाइन द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट, कह रहा है इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट बताओ विद रिस्पेक्ट टू अबव सिनेरियो। Explain the different ways in which interaction of a business with its environment can be helpful in developing a successful strategy। मुझे बताओ बात समझ आई? उसने यहाँ पे क्या क्वेश्चन करा कि सर यश जो है बेंगलुरु के अंदर बिजनेस करना चाहता है, जहां उसको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, सब्सिडीज मिल जाएगी, उसको अच्छे वहां पे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, और वो क्या करना चाहता है सर? इंटरेक्शन। और वो कहना चाह क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि इसमें बताओ कि डिफाइन करो द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट। कह रहा है ये कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा, और डिफरेंट वेज इन विच इंटरेक्शन ऑफ अ बिजनेस विद इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आओ मेरे साथ साथ समझो जरा क्या कहना चाह रहे हैं, आंसर पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट मेरा एक्सटर्नल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं और सिचुएशंस दैट अफेक्ट बिजनेस डिसीजन, प्लान एंड ऑपरेशंस। इन यश केस these factors include dynamic involving conditions in Bengaluru which impact the strategic decision for his tech startup। क्या क्या हो सकता है सर? बेनिफिट्स ऑफ इंटरेक्शन विद बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हमने पढ़ा था कि बिजनेस इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ये एक्चुअली सारी कहानी इसके ऊपर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस है अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, ये उसकी कहानी है। सबसे पहले था सर डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, interaction with the environment, interaction with the environment। Yash identify new consumer, come on, what is the word? New consumer needs, emerging trends and potential market conditions। This insight can guide the development of innovative product and services that meet market demands। बताओ समझ आया? फिर कह रहा है अंडरस्टैंडिंग चेंजेस, कह रहे जब हम चेंजेस को अंडरस्टैंड करेंगे इन लॉ कि भाई क्या क्या कानून है, सोशल बिहेवियर एंड कॉम्पिटिटर्स एक्शंस अनेबल यश टू एंटिसिपेट एंड मिटिगेट पोटेंशियल थ्रेट्स। इससे हम अपने जो पोटेंशियल थ्रेट्स है उनको मिटिगेट, यानी कि उसको हम रिस्क उनका कम कर सकते हैं, और एंटिसिपेट करके भी हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। ensuring the startup remains resilient and adaptive, कि आपकी जो स्टार्टअप है वो सही से चले और टाइम टू टाइम अडॉप्ट कर सके एनवायरनमेंट के साथ। फिर क्या था सेकंड था सर गिव डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। याद है इसके ऊपर हमने कहानी करी थी कि जो स्टूडेंट है और जो टीचर है, स्टूडेंट इंटरेक्ट करता है आईसीआई को टीचर के थ्रू, तो यही है गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। By analyzing the external environment, Yash can pinpoint areas for expansion and growth. Recognizing market trends and technological advancement allows him to strategize effectively, ensuring
the startup scales successfully. Awareness of the changes around the business environment facilitates better planning. The strategic decisions align the startup goals with the market dynamics. I hope आपको पढ़ के समझ आ गया होगा. कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ा है, सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं. तीसरा पॉइंट है सर कॉन्टिन्यूस लर्निंग, यानी कि भाई कॉन्टिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा हमें जब हम बिजनेस को मतलब इंटरेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट के साथ. Continuous interaction with the environment motivate Yash and his team to update their knowledge, understanding, and skills. Staying informed about industry trends and advancement ensures the startup remains competitive. बात समझ आई. फिर कह रहा है दिस ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस एनहेंसेस, क्या एनहेंस हो जाएगा, द स्टार्टअप एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंजेस, promoting innovation and responsiveness to the market shifts. ठीक है. चौथा है सर इमेज बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंट. कह रहा है अगर जब हम मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या होगा, नीड्स हेल्प द स्टार्टअप बिल्ड पॉजिटिव इमेज, उससे पॉजिटिव इमेज बनेगी. फॉर इंस्टेंस adopting sustainable practices for contributing to local initiatives can enhance the company's reputation. Demonstrating sensitivity to the business environment shows that the startup is responsible and community focused. Attracting customer, इससे customer attract होंगे, and partners who value corporate social responsibility. ठीक है, बताओ समझ आया. और वो पार्टनर भी आएंगे जिनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंटरेस्ट है. पांचवा पॉइंट है सर मीटिंग कंपटीशन, कि अब भाई आपको अपने कंपटीशन से मीट करना है, अब आप लड़ना है. इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट अलाउज यश टू एनालाइज कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजीज एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, बीच में स्पेस रह गया, अडेप्ट अकॉर्डिंगली. अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हेल्प्स इन क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजीज दैट प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज. By leveraging insight from the environment, the startup can position itself uniquely in the market, differentiating its offering from those of competitors. मुझे बताओ बात समझ आई. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे. सीधा सीधा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का शॉर्ट नोट लिखना है और उसका सिग्निफिकेंस. ये आपका पेज नंबर 58 और 59 पे मैंने आपको समझाया हुआ है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 मई 2024 में आया था. What are the key characteristics of business product? भाई बिजनेस प्रोडक्ट में क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. टेंजिबल था, याद है वो सारी चीजें. दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस एंड डायनेमिक्स ऑफ द मार्केट. पेज नंबर 56 57 पे ये लिखा हुआ है. आओ मैं आपको सिर्फ एक बार पढ़ा देता हूं कि क्या क्या है उसमें. देखो ये था भैया, प्रोडक्ट जब आप लेने जाते हो तो क्या होता है सर, प्रोडक्ट जो आपका या तो टेंजिबल होगा या इंटेंजिबल होगा. प्रोडक्ट कम ऑन, या तो टेंजिबल होगा या इंटेंजिबल होगा. ठीक है. दूसरा, प्रोडक्ट के साथ क्या होगा सर, प्रोडक्ट के साथ एक प्राइस होगा उसका. प्रोडक्ट के साथ क्या होगा सर, उसका एक प्राइस होगा. ठीक है. उसके बाद प्रोडक्ट हैव सर्टेन फीचर्स, प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं दैट डिलीवर. प्रोडक्ट के कुछ क्या होते हैं सर, फीचर्स होते हैं दैट डिलीवर सेटिस्फेक्शन, जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होता है. और प्रोडक्ट इज पिवटल, यानी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए. और एवरी प्रोडक्ट की क्या होती है सर, एक यूजफुल लाइफ होती है. ठीक है, बताओ समझ आया ये नहीं आया. चलो तो ये हमने पढ़ लिया. उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, वैल्यू चेन एनालिसिस. याद हमने करा था वैल्यू क्या होती है, उसका वैल्यू चेन एनालिसिस क्या था. दो एक्टिविटीज, ये भी हमारी एक्टिविटीज थी. प्राइमरी एक्टिविटी थी और दूसरी कौन सी थी सर, सेकेंडरी एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटीज हमारी. तो माइकल पॉटर भाई साहब ताऊजी ने बताया था बोथ एक्टिविटीज क्या है, इंटरवाइंड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी एक के बाद एक होती है. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट. ऑल्सो डेलिनेट, कह रहा और बताओ मेन एरियाज इन विच प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप्ड. एक्चुअली उसने आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं पूछी, उसने पूछा है कि इनका रिलेशन क्या है और प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पूछा है. ठीक है, आओ चलो मेरे साथ साथ पढ़ो क्या लिखा है. क्या आप एग्री करते हैं. सबसे पहले तो हाँ सर हम एग्री करते हैं विद द स्टेटमेंट दैट वैल्यू चेन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ दो एक्टिविटी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी. और एज पर माइकल पॉटर बोथ एक्टिविटीज आर इंटरवाइंड, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरमिक्स हैं. इट इज अ टूल टू डिटरमाइन द
एक्टिविटीज दैट क्रिएट वैल्यू, कह रहे इससे ये टूल है जिससे हम ये एक्टिविटीज को देखेंगे कि ये सारी एक्टिविटीज ठीक तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही, और इससे हम क्या करेंगे सर, इससे हम एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेके वैल्यू क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, हेल्पिंग टू एनहेंस एफिशिएंसी, और इससे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, एंड बिल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट ब्रेक्स डाउन अ बिजनेस ऑपरेशंस टू आइडेंटिफाई, यानी हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ब्रेक डाउन करके एरियाज में बांट देंगे, आइडेंटिफाई कर देंगे एरियाज जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू क्रिएशन करते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज जो थी उनको हम 5 एरियाज में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो सर सामान का आना, यानी कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, एग्जांपल मार्केट हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, ये मेरा क्या था सर, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट्स, यानी रॉ मटेरियल की बात हो रही है। फिर क्या होगा सर, रॉ मटेरियल पे काम होगा, यानी ऑपरेशंस। तो ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, एग्जांपल जैसे मशीन से हो सकता है, पैकिंग हो सकती है, असेंबली हो सकती है। फिर प्रोडक्ट जो है बाहर जाएगा, यानी कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, जैसे कि वेयर हाउस में रखना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी सर्विसेज। फिर अब उसको बेचने के लिए मार्केटिंग और सेल्स भी आपको करनी पड़ेगी। तो प्रमोटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन। और लास्ट में है सर उससे जुड़ी हुई सर्विसेज, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस आप कह सकते हो। एनहेंसिंग और मेंटेनिंग प्रोडक्ट वैल्यू, एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें। तो ये हमारी क्या थी सर, प्राइमरी एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर मई 2018 में आया था। एक्सप्लेन ब्रीफली कॉम्पिटेटिव फोर्सेस, याद रखो कॉम्पिटेटिव फोर्सेस हमने पढ़ी थी, इफ एन इंडस्ट्री आइडेंटिफाइड बाय माइकल पॉटर। तो 5 हमने जो कॉम्पिटेटिव फोर्सेस पढ़ी थी ये उनकी बात कर रहा है। पेज नंबर 65 पे है, अपने आप पढ़ना है, अपने आप देखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सितंबर 2024 में आया था। In the light of the 5 forces as propagated by Michael Porter, explain the common barriers, कह रहा कौन से common barriers है which may cause restraint of keenness of new entrepreneurs, यानी कि ये एंट्री बैरियर्स की बात कर रहा है कि कौन कौन से एंट्री बैरियर्स बताए थे। तो सर कौन कौन से एंट्री बैरियर्स थे, एक तो था कैपिटल की रिक्वायरमेंट, भैया कोई भी बिजनेस में आना है पैसा जरूरी है, बिना पैसे के आप नहीं आ सकते। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होनी चाहिए सर, कैपिटल होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में। हाँ, डिपेंड करता है ये अलग बिजनेस टू बिजनेस। अगर भाई किसी को नॉर्मली इतनी रेडी लगानी है दुकान की, फास्ट फूड की, ठीक है, वड़ा पाव बेचना है किसी को, तो भैया आपको वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आपको एक इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है तो 100 करोड़ तो मिनिमम गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि कैपिटल 100 करोड़ होनी चाहिए। हाँ, फिर आपकी वो बढ़ती भी रहती है अगर इंश्योरेंस में भी कुछ और आगे कर रहे हो तो। अच्छा, फिर दूसरा क्या है सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या है सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी क्या होता है कि आपको ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, कम ऑन, ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे तभी क्या कर सकते हो आप प्रोडक्ट में, मतलब तभी आप क्या कर सकते हो मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। तो मैनी इंडस्ट्री आर कैरेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्रिवन बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर टू द डिक्लाइन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना कि क्या होता है सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब आपके पर यूनिट पे, जब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है एक यूनिट में कॉस्ट क्या हो जाए उसकी, कम हो जाए। ठीक है, एज वॉल्यूम ग्रो, और ये कब होगा, जब ज्यादा क्वांटिटी बनाओगे। फिर आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर, डिफरेंशिएशन होना चाहिए, आप बताओगे हमारा प्रोडक्ट इन मामलों में बाकी प्रोडक्ट से अलग है। ठीक है, द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर टू द फिजिकल, देखने में होना चाहिए, परसेप्चुअल, या उसका परसेप्शन ऐसा होना चाहिए, छूने में, स्मेल करने में डिफरेंट होना चाहिए, और एनहेंसमेंट होनी चाहिए दैट मेक अ प्रोडक्ट स्पेशल और यूनिक इन द आईज ऑफ कस्टमर्स। फिर स्विचिंग कॉस्ट, कि भाई अगर आप स्विच करोगे तो कॉस्ट क्या पड़ेगी आपकी। To success in industry, new entrants must be able to persuade existing customer of the companies, यानी अगर बायर जो है आप स्विच करता है दूसरे प्रोडक्ट पे जाता है तो क्या उसकी कॉस्ट ज्यादा है। जैसे इसमें हमने एग्जांपल लिया था टैली वर्सेस बिजी, कि भाई अगर टैली पे काम हो रहा है बिजी पे शिफ्ट करेंगे या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हो सकता है हमें अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी पड़ी, उसमें खर्चा भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 2025 में आया था। As per one of the, आओ पढ़ो मेरे साथ साथ, as per one of the 5 forces of competition, ठीक है, माइकल पॉटर स्टेटेड दैट मोर इंटेंसिव इज द राइवलरी, फिर राइवलरी पे आ गया, द लेस अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, अगर राइवलरी ज्यादा है जैसे कि एयरलाइंस में है तो फिर वो इंडस्ट्री कम अट्रैक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था इंडस्ट्री लीडर प्रेजेंस, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स,
हाई फिक्स कॉस्ट, एग्जिट बैरियर और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ। ये अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, सेम कॉपी पेस्ट करा हुआ है, इसको आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ कहीं भी इस क्वेश्चंस में और इन सब चीजों में आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या कोई भी इस चैप्टर में आपको ऐसा लगा कि भाई कहीं पे भी आपको नहीं समझ आया? ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, होप सो आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत इजीली, बहुत टाइम लगा के आपको क्वेश्चंस कराए भी हैं, समझाए भी हैं, लिखवाए भी हैं, और पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस याद रखना, क्वेश्चन एज वेल एज उनके आंसर, कि कैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको आंसर करना है, ये सारी चीजें हमने बहुत आराम से करी। होप श्योर आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली लेक्चर में हम मिलेंगे। अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर हमारा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, और ऐसे अच्छे काम करते रहिए। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।